बहुत ही बड़ा स्टेप है, पूरी फैमिली के साथ मुल्क चेंज करना बहुत बड़ा स्टेप है। हमें अंदाज़ा ही नहीं था ये स्टेप लेते हुए कि ये कितना बड़ा स्टेप है। अगर पता होता तो शायद ना लेते। वो तो अल्लाह ताला ने मदद की कि हम लोग टिक पाए और अभी तक सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। वरना जो हमारा हशर हो सकता था अगर जॉब्स ना मिली होती हमें, वो बयान से बाहर है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमें जॉब्स मिल गई और हम माशाल्लाह यहाँ सस्टेन कर पाए। वरना हम बस सोचते हैं कि पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, ख़ास तौर पे जैसे हम इन दूर दराज के ममालिक में आते हैं, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, अपनी फैमिली को साथ लेकर, तो बस सोचते हैं इट्स जस्ट एज सिंपल एज गेटिंग द टिकट्स एंड पैकिंग बैग्स एंड मूविंग। लेकिन दरअसल इट टेक्स मच मोर देन दैट, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशली। और कुछ लोगों की बदकिस्मती ऐसी होती है कि अगर उनको जॉब्स नहीं मिलती नए ममालिक में पहुंचकर, तो इतना बड़ा उनके लिए सेटबैक होता है जिससे शायद वो सारी उम्र भी रिकवर ना कर पाएँ। तो ये चीज़ें बहुत ही हकीकत की नज़र से आपको देखते हुए और जहन में रखते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको पाकिस्तान से मूव आउट करना चाहिए या नहीं। मैं और हिना आपस में बात कर रहे थे कि अगर हमें भी अंदाज़ा होता कि एक्चुअली व्हाट इट मीन्स टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, या यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं और हमारे पास पैसा क्या है जो हम अपने साथ ला रहे हैं, तो शायद हम वहीं पर इरादा तर्क कर देते। लेकिन लाइल्मी हज़ार नेमत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इल्म अल्लाह ने सिर्फ़ अपने तक रखा है और इंसान को नहीं दिया। मिसाल के तौर पर कब किसने मर जाना है, कब किसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किल आनी है। अगर हमें पता हो तो हम वैसे ही अपनी जान खाते रहें, क्योंकि हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में हमारे बस के बाहर की होती हैं और ज़िंदगी कभी भी एक स्मूथ सेल नहीं करती किसी की भी। इट्स नेवर अ स्मूथ राइड। ये तो हचकोले खाती है, कभी नशेब है, कभी फराज है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है। और लाइक आई सेड, बहुत सी चीज़ें आपके बस के बाहर की होती हैं। तो अगर हमें पहले से पता हो किस वक्त हमारे ऊपर क्या मुसीबत आनी है, तो हम अपने जहन पर तारी कर कर के और अपनी जान खाने लग पड़ें और ज़िंदगी का मज़ा बिल्कुल किरकिरा हो जाए और हम जी ही ना सकें। तो लाइल्मी हज़ार नेमत है। हमें तो इल्म ही नहीं था कि व्हाट इट मेंट टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा। और इसी लाइल्मी में और मज़े मज़े में हम पाकिस्तान से उठ के अपना सामान समेट कर कनाडा आ गए, जो हमारे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो लेकर। लेकिन अगर हमें अंदाज़ा होता कि यहाँ के क्या लिविंग एक्सपेंसेस हैं, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, स्पेशली हम तो फरवरी 2023 में आए थे, तो आज की क्या सूरत हाल है, फरवरी 2025 में क्या होने वाली है, अगर हमें पता होता 2 साल में, तो बहुत ही मुश्किल था कि हम आते कनाडा। मतलब आप खुद सोचें ना, टू अरेंज टू हैव एटलीस्ट 5500 कैनेडियन डॉलर्स अ मंथ, ये आपको कम अज़ कम चाहिए। अपार्टमेंट अगर आप लेते हैं अपने लिए रेंट पर, तब भी तो आपको 5500 कैनेडियन डॉलर्स चाहिए। बैठे बिठाए आपके पास अगर जॉब्स नहीं होंगी तो क्या करेंगे आप? बैठकर खाने से तो कानून के ख़जाने भी खाली हो जाते हैं। लोग बस देखते हैं व्लॉग्स में, जो पहले से आए हुए होते हैं यूट्यूबर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, सच्चे झूठे जैसे भी हैं। आते साथ आईफोन्स ले लिए, आते साथ घर ले लिए, महंगी महंगी गाड़ियाँ उठा लीं, सब ऑन क्रेडिट, सब के सब ऑन इंटरेस्ट या मॉर्गेज। दैट्स इजी, बट देन बाद में वंस यू हैव टू एक्चुअली लिव थ्रू योर डिसीजंस और आपको पे बैक करना होता है, देन इट रियली कॉस्ट्स यू मनी। दैट इज़ द टाइम आप सोचते हैं कि ये चीज़ करने वाली थी या नहीं थी। तो हम लोग बनिस्बत और इमिग्रेंट्स के ज़्यादातर जिनसे भी हमारी बात होती है या मुलाकात होती है, कभी हम सुनते हैं, तो लोग कम से कम लाख लाख डॉलर लाए होते हैं यहाँ पर, चाहे दुबई से कमा के, सऊदी अरब से कमा कर, इंडिया से बहुत रिच फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पर। पहली तो बात है, यहाँ पर पहुँचने के लिए यू नीड टू बी वेरी रिच। आपके शुरू में ही, खैर
एप्लीकेशन के स्टेज पर तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते, एप्लीकेशन वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लाइक टू लॉन्च द एप्लीकेशन मैंने तो किया भी अपना सारा काम खुद ही, कोई कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व नहीं किया, तो इतना बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, मैं कहूँगा कि शायद 10 से 12 लाख खर्चा आया हो। सेकेंड टाइम पहली दफ़ा जब अप्लाई किया था तो हो सकता है कि अराउंड 7 लाख रुपीज़ मेरा खर्चा आ गया हो, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू जो मैं देने गया था अबू धाबी। जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैंने पहली बार अप्लाई किया था 2014 में परमानेंट रेजिडेंस के लिए, वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी 2 साल चलते रहने के बाद। फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया था 2018 में, इट वाज द सेकंड टाइम दैट इट टुक अराउंड 12 लाख रुपीज़, अलावा प्रूफ ऑफ फंड्स एंड ट्रैवलिंग कोस्ट्स के जो मेरे लगे। तो अगर आप उसमें प्रूफ ऑफ फंड्स अरेंज करना भी शामिल करें और ट्रैवलिंग कोस्ट्स भी शामिल करें, तो पाकिस्तान में रहते हुए एक फैमिली ने कितने ही जोड़े होते हैं, अब तो कितने ही कोई जोड़ सकता है जो आजकल के लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसमें, टू अरेंज मतलब 24,733 तो हमें प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए था, उसके अलावा हमारा $6,000 यहाँ पहुँचने का टिकट का खर्चा आया था, एंड देन उसमें आप 12 लाख और ऐड कर लें तो इजीली ये 65 लाख 70 हज़ार बन जाते हैं, 70 लाख बन जाते हैं। तो ये एक रकम होती है जो इंसान को जोड़ते हुए डेकेड्स लग जाते हैं समटाइम्स, पाकिस्तान में ही अगर आपने खाली रहकर कमाना हो, स्पेशली अगर आप नौकरी पेशा हो। तो कितनी ही फैमिलीज़ होंगी जो अगर ये पैसे उनके पास हों तो चांस लेंगी दूसरे मुल्क में मूव करने का, जहाँ कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है कि पहुँचेंगे तो आपको लाजमी जॉब मिलेगी ही मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि यार इस किस्म की सर्वाइवल जॉब्स तो हमेशा ही होती हैं, जैसे डिलीवरी सर्विसेज या ऊबर लिफ्ट, इनसे भी हमने सुना है लोग कम से कम महीने का $3,000 तो बना ही लेते हैं, या 2,500 या $2,000 तो बना ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, साथ में चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा तो ले दे के ठीक है। हम बहुत हाई गोल्स के साथ नहीं आ रहे, बस शुरू में हमें सर्वाइव ही करना है, सो बस इतना मिल जाए कि हमारे ख़र्चे पूरे होते रहें तो हम ये काम कर सकते हैं। सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं आपको कहूँगा कि नो डाउट ये जॉब्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं, लाइक डिलीवरी सर्विसेज या पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज या फूड डिलीवरी या इस तरह के, या आकर आपने अपना कोई टिफ़िन सर्विस खोल ली या कुछ सारे लवाजमात पूरे करके। लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम, इट्स नॉट लाइक आप आज पहुँचे कनाडा और कल से आप ऊबर करना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो जैसा आपको आज की वीडियो के इंट्रो में मैंने बताया है और रिफ्लेक्शन दिया है थोड़ा सा ऑन हमारा डिसीजन जो हमने 2 साल पहले लिया था पाकिस्तान से कनाडा मूव करने का, वो बात मैं कंटिन्यू करूँगा। मैंने सोचा बीच में आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा दूं, नए आने वाले व्यूअर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, और साथ साथ आपको मैं ये वीडियो दिखाता जाता हूँ। कोस्टको गए थे हम, बड़ा मज़ा किया, बहुत मज़े मज़े के स्टार्टर्स मिल रहे थे यहाँ पर, कहीं केक मिल रहा था, कहीं डेजर्ट्स मिल रहे थे, कहीं फ्रेश फ्रूट के सर्विंग्स दी जा रही थी। तो ये जो केक था ये था कॉफ़ी वॉलनट केक, बहुत मज़े का था। किसी भी चीज़ में स्पेशली मीठे में अगर कॉफ़ी डली हो ना तो वो बहुत मुझे ज़बरदस्त लगता है, तो इसका भी सैम्पल बहुत मज़े का था। लेकिन पूरा केक तो हमने नहीं लिया क्योंकि इतना कोई नहीं खाता और फिर बहुत ज़्यादा मीठा इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो साथ में हम लोग कोस्टको से शॉपिंग कर रहे थे बिकॉज़ रमज़ान भी आने वाला है। साथ में मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ बिकॉज़ ये बहुत ही रेलिवेंट है सारी डिस्कशन एंड थॉट प्रोसेस उन फैमिलीज़ के लिए जो पर तोल रही हैं पाकिस्तान से निकलने की और बसना चाहती हैं कहीं दूर के देश जाकर, ताकि उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट एंड ग्रोथ इन लाइफ मिले और उनको एक महज़ब निज़ाम में ज़िंदगी मिले और सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल भी और पर्सनल भी, और उनके बच्चों के लिए अच्छा तालीमी निज़ाम हो, अच्छी जॉब्स हों, डॉलर पाउंड्स कमाएं। यही होता है ना, आप
अगर कभी भी पाकिस्तान से बाहर निकलने का सोचते हो तो यही चीज़ें आपके जहन में होती हैं, हमारे भी जहन में यही था। लेकिन हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था यहाँ की डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं। सो लाइक आई सेड, अगर हमें अंदाज़ा होता तो शायद हम ना आते यहाँ पर बिल्कुल भी, बल्कि शायद नहीं, गालिब गुमान ये है कि हम नहीं आ सकते थे। लेकिन लाइल्मी थी, हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ के क्या लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ जॉब्स मिलने में क्या दुश्वारियाँ होती हैं। तो बस उस लाइल्मी में हमारा फ़ायदा हो गया और अल्लाह ने बहुत साथ दिया। माशाल्लाह जॉब्स हो गई हमारी, तो यहाँ पर हम सस्टेन कर पाए हैं, वरना $5500 एक महीने का अरेंज करना, बैठे बिठाए अपने जमा किए हुए पैसों में से खर्च करना, खाला जी का घर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता यूके के क्या हालात हैं या अमेरिका के क्या हालात हैं। जो हम लोगों से सुनते हैं वहाँ के, तो पता चलता है कि इधर से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हालात हैं। कि इवन दो अमेरिका में अमरीकी डॉलर है जो कीमत में कैनेडियन डॉलर से भी बढ़कर है, लेकिन वहाँ पर महंगाई फिर भी उस हिसाब से है कि अमरीकी डॉलर भी पूरा नहीं पड़ता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं समझता हूँ कि आजकल के जो हालात हैं ना दुनिया के, उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रिस्पेक्टेबल एंड वेटी पासपोर्ट। किसी ऐसे मुल्क का पासपोर्ट आपके पास हो जिसकी दुनिया भर में रैंकिंग बहुत अच्छी है, आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए बहुत एसेंशियल है। आपके पास चॉइस हो जाती है ना लाइफ लॉन्ग। आप अगर कभी भी मूव आउट करना चाहें तो आपके पास एक चॉइस रहती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इट्स अ प्रिविलेज। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट ईजी टू लिव दिस डिसीजन, टू यू नो झेल पाना डे टू डे लाइफ चैलेंजेस। वो तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे होम सिकनेस हो गई या कल्चर शॉक हो गया कुछ लोग तो इन वजहों से भी सस्टेन नहीं कर पाते और बाहर निकल कर भी वापस पाकिस्तान मूव कर जाते हैं कि भाई हमें वहाँ का कल्चर समझ नहीं आया या वेदर समझ नहीं आया। लाइक पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपको यहाँ की बर्फ़बारी दिखा रहा था और साफ़ करने में क्या मुश्किलात होती हैं और कैसे विंटर डिप्रेशन तारी होता है इंसान के ऊपर। लेकिन वो तो कोई फैक्टर्स ही नहीं है, वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। जब आप रियल लाइफ चैलेंजेस यहाँ पर देखते हैं जिनके साथ आपको डे टू डे डील करना होता है, उसमें वेदर इफ़ेक्ट्स या ऐसी डिप्रेशन या होम सिकनेस या कल्चर शॉक डोंट इवन काउंट, डोंट इवन बिगिन टू काउंट। जो रियल डिफ़िकल्टी है ना, वो पैसे का पूरा होना है। वो ये है कि आप इधर आएँ तो आपके पास आमदनी का एक ठोस ज़रिया होना चाहिए, वरना तो जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था, बैठ के खाने से आपकी कभी भी पूरी नहीं पड़ेगी, कितने ही आप अपने साथ ले आएँ। हम तो फिर बहुत लिमिटेड पैसे लाए थे, लोग कम से कम लाख लाख डॉलर लेके आए होते हैं दुबई से कमा के, सऊदी अरब से कमा के। रिच रिच फैमिलीज़ आती हैं तो उनको भी समटाइम्स डिफ़िकल्टी हो जाती है, बिकॉज़ कब ही तक लास्ट कर जाएंगे, साल डेढ़ साल, अगर खुदा न खास्ता जॉब ना मिली तो क्या होगा। लेकिन खैर मैं समझता हूँ साल अगर आपके पास है ना, इतने आपके पास पैसे हैं कि साल आप सस्टेन कर जाएं। अगर आपको जॉब ना भी मिले, अगर आप अपने आप को वक्त दे सकते हो बिफोर यू कैन स्टार्ट अर्निंग थ्रू ऊबर और लिफ्ट या डिलीवरी सर्विसेज भी, तब आपके लिए चांस है इन मुल्कों में आके सस्टेन करने का। बिकॉज़ ऐसा नहीं होता कि आप आज आए हैं और कल से आप ऊबर करने लग पड़ेंगे। ऊबर भी अगर आप चलाना चाहें ना, तो आपको कम से कम जी लाइसेंस उसके लिए चाहिए पहले। अपनी गाड़ी भी होनी चाहिए। खैर वो तो आप कार रेंट पर भी ले सकते हैं, लेकिन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपके पास जी लाइसेंस हो। और यहाँ पे मैंने देखा है लोगों के पास कई कई साल कनाडा में रहते हुए जी लाइसेंस नहीं होता, G2 होता है एट मैक्स। तो अब हो सकता है कि आप सोचें कि क्यों आखिर जी लाइसेंस क्यों नहीं लिया जा सकता फ़ौरन से, क्या ही मुश्किल हो जाएगी, मेरे पास तो पैसे भी हैं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ और बस पहुँचूँगा और नेक्स्ट मंथ मेरे पास जी लाइसेंस होगा। तो उसमें डिफ़िकल्टी ये होती है कि उसी रोज़ जाकर जो आप पे करके टेस्ट दे सकते हैं वो G1 लाइसेंस है, जो नॉलेज टेस्ट होता है। उसके बाद आप जी के लिए भी अपीयर हो सकते हैं या G2 के लिए, बेस्ड ऑन आपका प्रायर एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का या नहीं। लेकिन अगर आप जी के लिए भी अपीयर होते हैं तो उसमें भी आपको ड्राइविंग टेस्ट की डेट बुक करने में भी वक्त लग जाता है।
क्योंकि सारे स्लॉट्स बुकड होते हैं, लोगों ने महीनों पहले से बुकिंग्स डाली होती हैं, तो आपको जल्दी जल्दी डेट ही नहीं मिलती। समटाइम्स उसमें आपको 1.5 से 2 महीने मिल जाते हैं अर्लीस्ट डेट लेते हुए ड्राइविंग टेस्ट की। तो ज़ाहिर है कि पहले आपको टेस्ट होगा तभी आप स्टैंड करेंगे वो चांस भी कि आपको लाइसेंस मिले या ना मिले। सो व्हाट अबाउट ऑल दैट टाइम जो आप उस डेट के आने तक वेट करेंगे, खर्चे तो आपके लगातार हो रहे होंगे। और फिर जब डेट आती है तो अगर आपने जी के लिए बुक किया हुआ था, डायरेक्टली जी देकर आपको जी मिल भी जाता है या नहीं, बिकॉज उसके बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। और अगर इट्स नॉट एज सिंपल एज अगर आपको कहा जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने पहुंचना है, तो आप ड्राइव करके सक्सेसफुली पहुंच गए तो आप टेस्ट पास कर जाएंगे, आपको जी लाइसेंस मिल जाएगा। वो फासला तय करते हुए आपने उनके सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए या नहीं, वो आपको सीखने समझने और लर्न करने होते हैं। और जब तक आप वो नहीं कर पाते आपको लाइसेंस नहीं मिलता। और बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। मैं खुद फेल हो गया था जी लाइसेंस में, जिसकी वजह से पहले फिर मुझे जी 2 के लिए अपीयर होना पड़ा, फिर जी के लिए, एंड ऑल ऑफ दिस टुक सेवरल मंथ्स टू डू। लाइक मुझे खुद ज़ाती तौर पर मोर देन 6 मंथ्स लगे थे जी लाइसेंस तक पहुंचने में। इस वजह से ये मुमकिन नहीं होता कि आप आज कनाडा लैंड हुए हैं और कल से आप सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे और अपने लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। हाँ, ये आप कर सकते हैं। एक चीज़ अलबत्ता मैं तजर्बे से सीखा हूँ, जैसे ये जो वेबसाइट्स होती हैं बहुत सी ऑनलाइन जिन पर लोग अपने एड्स देते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस भी होता है, कम्युनिटी वेबसाइट्स होती हैं या थ्रेड्स होते हैं, और क्रेग्स लिस्ट भी है एक वेबसाइट, इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं, kijiji भी है। वहाँ पर लोगों ने अपने एड्स दिए हुए होते हैं। जैसे कनाडा में बहुत बर्फ़बारी हो रही होती है, बहुत से लोग हैं जो अपने ड्राइववे साफ़ नहीं कर सकते। लोगों ने अपने ऐड दिए होते हैं कि भाई मैं आपके लिए स्नो शवलिंग कर दूंगा, तो मेरा आवरली रेट ये है, लाइक $25 या $35, कितना भी किसी ने अपना रखा होता है। किसी भी किस्म की सर्विसेज लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है ऑल इट टेक्स इज़ अ शवल टू डू द स्नो क्लीनिंग। तो जो मजबूर इंसान होता है, जिसको किसी भी तरह से पैसे कमाने होते हैं हलाल, तो वो फिर हाथ पाँव मारता है। और मतलब बहुत से लोग होते हैं जो नहीं कर पाते खुद अपने ड्राइववे साफ़। बहुत शदीद बर्फ़बारी हो रही होती है, बिकॉज़ वो या तो काम पर होते हैं या उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। कुछ सीनियर्स होते हैं जो खुद नहीं अपने ड्राइववे साफ़ कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों की अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी जगह को साफ़ रखना। सो फिर वो लोग हायर करते हैं दूसरों को। तो लोगों ने अपनी सर्विसेज इस तरीके से एडवर्टाइज़ की होती हैं। सो या इस किस्म के काम किए जा सकते हैं, लाइक आप हैंडीमैन बन जाएं, लोगों को बोलें कि मैं आपको मूव करने में हेल्प करूंगा, मैं आपका फर्नीचर पैक करने में हेल्प करूंगा अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, या मैं आपका बेड जोड़ दूंगा। यहाँ पर बेड जोड़ना भी एक मसला होता है। अगर लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो आ जाता है आइकिया से, या ये जो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, इवन अमेज़ोन से भी या वेफेयर से। तो वो बेड आपको जो डिलीवर होता है, इवन तो उसके साथ बुकलेट आती है कि उसको कैसे असेंबल करना है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, इतने भी टेक्निकल नहीं होते कि वो अपना काम इतना भी कर सकें। तो समटाइम्स लोग एक बेड जोड़ने का ही 1 घंटे का $35 ले लेते हैं। उन्होंने अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज़ की होती हैं एंड दे आर कॉन्टैक्टेड बाय द कंसर्न पार्टीज़, और वो लोग इस तरह से कमा पाते हैं। सो या इस तरह के काम आप कर सकते हैं कि कहीं हैंडीमैन बन जाएं, कहीं आप स्नो शवलिंग कर लें, कहीं आप फर्नीचर मूव करवा दें या पैक करवा दें। लेकिन इनके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में लाइसेंस की ज़रूरत है, स्पेशली ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो तो आप समझ जाएं कि आपको महीनों लगेंगे उस तक पहुंचने में। तो उस तरीके से कमाना आपके लिए मुश्किल होगा। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस एक्सपेंसिव दौर में पहुँचते साथ ही एक सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर बना लेना, मिल जाना आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और उसके बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ना मिले आपको और वक्त गुज़र जाए, आपकी जमा पूंजी यहाँ पर ख़र्च हो जाए, फिर उसके बाद आप इतना ज़िंदगी में पीछे हो जाते हैं कि ना आप आगे जोगे रहते हैं ना आप पीछे जोगे रहते हैं। पीछे वापस जाएं तो लोग इतने जजमेंटल बैठे होते हैं और आपको जज करते हैं कि देखो ये फैमिली इतना अपने आप को यहाँ से अपरूट करके दूसरी जगह गई और वो पहुँच भी गए। बहुत दुनिया का अरमान होता है, ये लोग देखो जाकर भी वापस आ गए। और लोग बहुत बातें करते हैं फिर।
खैर उनसे आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन रियलिटी यही है कि आप खुद भी, लाइक आई सेड, पाकिस्तान जैसे मुल्क में नौकरी करके 70 लाख जोड़ना, 80 लाख जोड़ना, ये कोई आसान बात नहीं है। इट टेक्स डेकेड्स। तो वो अगर ख़र्च हो जाएं यहाँ पर आकर, इससे पहले कि आपको जॉब मिले और फिर आपको वापस जाना पड़े, तो ये एक इट्स नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। लेकिन अल्लाह कारसाज है, अल्लाह ताला ने हर बंदे का निज़ाम संभाला हुआ है। अल्लाह ही है जो रिज़्क़ अता फरमाता है। बस उसी के आसरे हम भी आगे थे। हमें क्या गारंटी या श्योरिटी थी कि हमें यहाँ पर जॉब्स मिल जाएगी, ना मिलती तो हमारा भी यहाँ पर कचूमर निकलता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मिल गई जॉब्स, तो चल गया काम हमारा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ कर आएँ। पाकिस्तान से अगर आप बाहर मूव आउट करना चाहते हैं, सिर्फ लोगों की देखा देखी या सुनी सुनाई पर मत बह कर आ जाएं कि भाई सब लोग पाकिस्तान के हालात से तंग हैं, या कह रहे हैं भाई इस मुल्क से निकलो, या बहुत लोग निकले हैं गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान से, तो उसी भेड़ चाल में आप भी अगर वहाँ पर सेट हैं तो छोड़ छाड़ कर सब कुछ आ जाएं। लाइक हम भी सेट थे। वो और बात है कि नाउ व्हेन वी रिफ्लेक्ट बैक, तो हम पसंद करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम आए यहाँ। और चाहे कभी कभार मोमेंटरली मैं कैरिड अवे हो जाऊँ डिप्रेशन में बिकॉज ऑफ वेदर इफ़ेक्ट्स या जो भी, लेकिन 100 बातों की एक बात, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो हालात है ना यहाँ पर, जो महंगाई है, मैं यही कहूँगा कि जो सेट फैमिलीज़ हैं, जनरली सेट फैमिलीज़ ही कनाडा आती हैं, जो वहाँ पर अपने ममालिक में अच्छा कर रही होती हैं, तभी तो उनके पास इतने पैसे होते हैं। तो अगर आप सेट हैं पाकिस्तान में, आपको किसी किस्म का मसला नहीं है, तो फिर आप लगे रहें वहाँ पर। आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आपको अगर फाइनेंशली कोई मसला नहीं है, तो जितना रंगीन पाकिस्तान का लाइफ स्टाइल है, अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी, आप सोशल हैं और सब निज़ाम ठीक चल रहा है, सो जस्ट स्टे देयर। क्योंकि इधर आना बहुत बड़ा मूव है, एंड इट्स ऑल अ मैटर ऑफ लक एंड चांस कि आप सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। हकीकत यही है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ मैं हकीकी पर्सपेक्टिव दे पाया हूँगा, कुछ आपको रियल सेंस कन्वे कर पाया हूँगा। आपको समझ आई बात या नहीं, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।